हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उन्होंने पूरे राज्य में समान विकास कराना। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से एक बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं सरकार का मुख्य हिस्सा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का निजी सचिव रहा, ओएसडी रहा, और आज रात को भी माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें कि भाई हमने 1,80,000 से नीचे के जो परिवार हैं उनको ये मदद देनी है, तो एक क्लिक करें तो सबके खाते में पैसे चले जाएंगे। किस किस को क्या ज़रूरत है, बहुत एक ऐसे अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं जिनको एक हरियाणा के इतिहास में बहुत अहम माना जाता है और उसको देखते हुए हम बहुत पॉजिटिव है। लोगों ने 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 रुपए के जो चेक देखे मुआवजे के तौर पर, आज हरियाणा में ऐसा नहीं है और हरियाणा का किसान, हरियाणा का गरीब मजदूर वो एकदम खुशहाल है। एक गरीब किसान के बेटे को आज अच्छी नौकरियां मिल रही हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पहले दिन से 2014 से जब से सरकार बनी है, मेरा मुख्यतः माननीय मनोहर लाल जी के साथ मैं निजी सचिव रहा। उनके साथ रहना, लोगों की समस्याओं को सुनना, देखना, उनको दूर कराना, ये मेरा मुख्य काम रहा है। तो मुझे तो 10 साल में एक लोगों की समस्याएं सुन के उनको कैसे समाधान किया जा सकता है, मैं बहुत अनुभव हो गया है। हम पूरे आश्वस्त हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार, मैं हूं केशव बालान। चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों को ऐलान के बाद में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल तो बज ही गया है, लेकिन सवाल और चर्चा इस बात की कि आखिर इस बार कौन होगा उस कुर्सी पर विराजमान जिसके लिए पिछले 5 साल से इंतजार था। बात करें उस हरियाणा की जहां जाट वर्सेस नॉन जाट की लड़ाई अक्सर देखी जाती है। इस बार क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल से भाजपा सत्ता में है, इस बार किसके हाथ में होगी सत्ता, और कुछ ऐसे मुद्दे जो टच करने होंगे या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जो अछूते रह जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिमन्यु यादव जी। बात बहुत सारी करेंगे उस विधानसभा से जो कि आजकल एक हॉट सीट मानी जा रही है, कौसली विधानसभा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले हरियाणा के इस चुनावी माहौल में वर्तमान माहौल कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं तकरीबन 10 साल सीएम ऑफिस में रहा। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का निजी सचिव रहा, बाद में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के साथ में ओएसडी रहा। जिस तरह से पहले दिन से मैंने देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब से आई तो माननीय मनोहर लाल जी ने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उन्होंने पूरे राज्य में समान विकास कराना, विपक्ष के विधायकों को भी ग्रांट देना। ये पहली बार हुआ ऐसा। जब से हरियाणा बना है मैं देखता आया हूँ और इतिहास गवाह है, जिस एरिया का, जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनता था, विकास वहाँ होता था, नौकरियाँ वहाँ मिलती थी। लेकिन ये हरियाणा में पहली बार हुआ जब पूरे राज्य में समान विकास हुआ, बिना खर्ची पर्ची के गरीब किसान के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को नौकरियाँ मिली, वो भी बिना भेदभाव, बिना खर्ची पर्ची के। तो हरियाणा में ऐसा ये बहुत पहला प्रयोग था और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से एक बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं सरकार का मुख्य हिस्सा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का निजी सचिव रहा, ओएसडी रहा। एक एक सरकार की योजनाओं को कैसे बनती हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, और ख़ासकर पूरे हरियाणा, और मैं जिस दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मैंने एक एक गाँव में घूमना, मुख्यमंत्री जी के साथ जाना, बहुत करीब से हरियाणा की जो है जनता की सेवा की है, एक एक योजनाओं को लागू किया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब हरियाणा में को डिजिटलाइजेशन किया गया। आज परिवार पहचान पत्र हमने बनाया, पूरे हरियाणा के एक एक परिवार का डाटा वो सरकार के पास है। सरकार चंडीगढ़ से देख सकती है कि गांव में किस व्यक्ति की कितनी आय है, कहाँ से है, किन किन साधनों से है, और क्या क्या स्कीम गरीबों को देनी चाहिए। ये एक बहुत बड़े अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं कि पहले क्या था, सरकारों में कोई क्राइटेरिया नहीं था, चाहे वो बीपीएल का हो ना, सरकार के पास किसी व्यक्ति का डाटा होता था कि ये गरीब है, अमीर है, किस कैटेगरी में है। तो सरकार ने जो अंतिम व्यक्ति है उस तक स्कीमों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बनाया गया। और आज रात को भी माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें कि भाई हमने 1,80,000 से नीचे के जो परिवार हैं उनको ये मदद देनी है, तो एक क्लिक करें तो सबके खाते में पैसे चले जाएंगे। किस किस को क्या ज़रूरत है, बहुत एक ऐसे अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं जिनको एक हरियाणा के इतिहास में बहुत अहम माना जाता है और उसको देखते हुए हम बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि घर बैठे एक गरीब आदमी को, किसान को एक जो सुविधाएं मिल रही हैं। आज किसान बैठा
घर से अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कर देता है और उसके खाते में सरकार को पता लग जाता है उसने क्या फसल बोई है, फसल में कोई नुकसान होता है, क्या होता है, भावांतर भरपाई योजना में खरीदनी है, किस तरह से क्या करना है, उसकी सारी स्कीमें, उस स्कीमों का लाभ एक किसान को हो जाता है। पहले बड़े धक्के खाने पड़ते थे, आज वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में करके, क्योंकि मैं बेसिकली किसानों के क्षेत्र, हरियाणा प्रदेश किसानों का क्षेत्र है और मैं जिस दक्षिण हरियाणा से आता हूँ किसानों और जवानों का क्षेत्र है। लोगों ने 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 रुपए के जो चेक देखे मुआवजे के तौर पर, आज हरियाणा में ऐसा नहीं है और हरियाणा का किसान, हरियाणा का गरीब मजदूर वो एकदम खुशहाल है। एक गरीब किसान के बेटे को आज अच्छी नौकरियां मिल रही हैं जो योग्यता के आधार पे बिना खर्ची पर्ची के। और दक्षिण हरियाणा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हरियाणा का आखिरी क्षेत्र है, वहाँ तक पानी पहुँचते पहुँचते सारा पानी रास्ते में बट जाता था, कभी हमारे क्षेत्र को पानी नहीं मिला। लेकिन हमने इन 10 सालों में सरकार में रहते हुए एक जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसको बिल्कुल धरातल पे लागू करके दिखाया। तो हम पूरे आश्वस्त हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन अभी हाल ही में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया चुनाव आयोग ने, तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया। आपने भले ही युवाओं की, किसानों की, नौजवानों की, जवानों की भूमि बताया हो, लेकिन उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, लैंड ऑफ ओलंपिक। क्योंकि आज अगर सबसे ज़्यादा और एकमात्र अगर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक लाने वाला है तो हरियाणा एकमात्र है। लेकिन उसी आज ओलंपिक विजेताओं और जो विजेता भी ना रहे हों उन्हीं को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। कैसे देख रहे हैं उन खिलाड़ियों को और खिलाड़ियों को लेकर के हो रही राजनीति? देखिए, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के पहलवानों ने इस दुनिया में हरियाणा का दम दिखाया है, वो कहते हैं ना, जित दूध दही का खाना ऐसा मेरा हरियाणा। तो यहाँ के जवान, यहाँ के पहलवान जिन्होंने दुनिया में अपने पराक्रम दिखा के हरियाणा को एक नंबर पे लाके खड़ा कर दिया, उनका बड़ा आज बहुत ही जो है हम सम्मान करते हैं। आज एक ओलंपिक विजेता को जो है गोल्ड मेडल जो लेके आता, 6 करोड़ की राशि सर्वाधिक हरियाणा प्रदेश ने दी। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहलवानों के लिए जितनी स्कीमें बनाई, चाहे वो उनको नौकरी देने की बात है, चाहे वो उनको पैसे की बात है, आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पे है और यहाँ पहलवानों का बहुत सम्मान हुआ है और नौकरी में भी अच्छी भागीदारी मिली है। जिस तरह से एक बड़ा पीड़ा होती है, कुछ लोग उन पहलवानों को बहकाते हैं, तरह तरह की चीज़ें बताते हैं। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारी बहुत फेमस दंगल गर्ल जिनको बोला जाता है, गीता बबीता, उन्होंने कुछ, उनके फादर ने इस बारे में कुछ बताया, जो हरियाणा में कांग्रेस जिस तरह से बरगलाने का काम करती है। हमारे बहुत से, एक नहीं, हमारे बहुत से खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं, बिना मेडल के भी रह गए हैं। देखो, देश में बहुत एक उत्साह का माहौल भी है, लेकिन एक निराशा का माहौल है कि हमारी बच्ची का वेट बढ़ गया और उस तरह से हमारी बहन को जिस तरह से निराशा हाथ लगी, ऐसा हरियाणा में कोई घर नहीं है कि उस बहन के लिए, जिस परिवार की पीड़ा ना हो। देखिए, उस बहन ने पूरी मेहनत की और आखिर में जाके ये हुआ। तो आज एक समय ऐसा भी था, एक दिन ऐसा भी था कि मेरे ख्याल से हरियाणा के किसी घर में खुशी नहीं थी उस बहन को लेकर, उस बेटी को लेकर। तो उन पहलवानों के साथ पूरा हरियाणा बिना उसके खड़ा है। उनकी ताकत है, हरियाणा के लोग उनको सपोर्ट करते हैं और ये राजनीति करने वाले लोग, वो ठीक नहीं है। इसके पीछे पूरा हरियाणा उन पहलवानों के साथ खड़ा है। मेरी सिंपैथी, हमारी सरकार की सिंपैथी है। अब बात करें उस हॉट सीट, क्योंकि 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुछ प्रमुख सीटों में से एक आज कोसली विधानसभा की सीट गिनी जा रही है। अगर उस पर बात करें तो क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा उस विधानसभा पर, और आखिर क्या है जो आज इतनी चर्चा का विषय बनी हुई है? देखिए, कोसली क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है और इसमें 139 गांव आते हैं। मैं एक गांव में गया, लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों के काम भी कराए। पिछले 10 साल में सरकार ने बहुत काम किए हैं, लेकिन फिर भी कोई छोटी मोटी गली नाली, कोई चीज़ों में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हरियाणा के लोग
खासकर दक्षिण हरियाणा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत भोले लोग हैं। तो उनको, बुज़ुर्गों को घर से जाते टाइम कहीं भी सरकारी ऑफिस में ज़्यादा पता नहीं होता, इसलिए मैंने क्या किया, गांव-गांव जाके लोगों की समस्याएं जानी और प्रशासन के साथ उनका कनेक्ट कराया। बेसिकली कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन क्या है, कनेक्टिविटी की बात है। किसी का बिल ज़्यादा आ गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण किसी बुज़ुर्ग की पेंशन नहीं बन पाई, क्योंकि बुज़ुर्ग ने जब परिवार पहचान पत्र बनाया, उससे पहले जो है आधार कार्ड बनवाया, तब उनको आयु का नहीं पता था। काफ़ी हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो हिसाब से बताते हैं कि मैं तब पैदा हुआ था जब देश को आज़ादी मिली थी, तब मैं 2 साल का था। ये मतलब इस तरह के, तो अगला कंप्यूटर पे भी बैठा व्यक्ति जिसको उन चीज़ों का, अभी 22 साल का एक जवान है, उसको कई चीज़ों का नहीं पता होता, वो हिसाब नहीं लगा पाता, उसने अपने हिसाब से डाल दी। तो कई चीज़ों में करेक्शन और इस तरह की दिक्कतें हमने लोगों का कनेक्ट कराया, और आज मैंने गांव-गांव में जाके लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों की समस्याओं को दूर किया। तो एक दक्षिण हरियाणा में लोगों में पूरा खुशहाली का माहौल है, और हर गांव में जाता हूं तो हर भर्ती में 4, 5, 6, 7 जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि बेसिकली 500 की संख्या, 500 वोट से लेके 5,500-6 हज़ार वोट तक के गांव हैं, तो जनसंख्या के हिसाब से नौकरियां मिल रही हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। लेकिन सवाल इस बात का कि उस कौसली विधानसभा जहाँ से आपकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, वो इसलिए कि आप 2 मुख्यमंत्रियों के निजी सचिव रहे, या फिर इसलिए कि आपने वहाँ गांव-गांव जाकर के लोगों की समस्या को सुना और उन्हें निस्तारित किया? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पहले दिन से 2014 से, जब से सरकार बनी है, मेरा मुख्यतः माननीय मनोहर लाल जी के साथ मैं निजी सचिव रहा। उनके साथ रहना, लोगों की समस्याओं को सुनना, देखना, उनको दूर कराना, ये मेरा मुख्य काम रहा है। तो मुझे तो 10 साल में एक लोगों की समस्याएं सुन के उनको कैसे समाधान किया जा सकता है, मैं बहुत अनुभव हो गया है। और पार्टी ने मुझे लोकसभा इलेक्शन में कहा कि आप जो है, क्योंकि आप सरकार में रहे हैं, आप सरकार की एक स्कीम से वाकिफ़ हैं, आपको पता है उस स्कीम में को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आपसे सारे अधिकारी वाकिफ़ हैं, तो आपसे अच्छा प्रचार कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैं दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ की मिट्टी में पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है अपनी मिट्टी का कर्ज उतारने का, अपने लोगों के बीच गांव-गांव जाके। देखिए, मैं आपको एक नई बात बताऊँगा बहुत, देखो, जब आदमी ग्राउंड पे जाता है तो बहुत अनुभव होते हैं। मैं उस मिट्टी में पला बढ़ा, लेकिन समय के साथ बड़ा बदलाव आ गया। आज हरियाणा को हमने डिजिटलाइज किया, तो एक टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत, जिस तरह से एक विकास हुआ, आज बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो साइबर चीज़ों को जानता है और उस पर अप्लाई कर सकता है। आज किसी को रेजिडेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है नौकरी में, किसी को डोमिसाइल बनवाना है, वो ऑनलाइन अप्लाई करता है, शाम तक उसका बन के आ जाता है, ना उसको तहसील के चक्कर काटने पड़ते, ना पटवारी के चक्कर काटने पड़ते। काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी जो हुई हैं। लेकिन एक IITian विद्यार्थी ने मेरे से पूछा, PhD का स्टूडेंट है वो, उसने कहा, देखो भाई साहब, आपने स्कीमें बताई, लेकिन आज 21वीं सदी चल रही है, हमें अपने जनप्रतिनिधियों से उनका विज़न जानना है कि उनका विज़न क्या है, डेवलपमेंट के प्रति क्या विज़न है, हेल्थ के प्रति। उसने मुझे बताया, कोई नेता आता है वो दूसरी पार्टी की बुराई कर जाता है, फलां पार्टी का आता है फलां की बुराई कर जाता है। तो बोला, ये जो है, ये अब हरियाणा का समाज, हरियाणा का युवा, हरियाणा का किसान उस बात से ऊपर उठ चुका है। वो पार्टियों का, जनप्रतिनिधियों का एजेंडा जानना चाहता है कि उनका एक अपना विज़न क्या है इलाके के लिए। देखिए, अपने इलाके में कोई भी प्रतिनिधि, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे इलाके में अच्छे इंस्टीट्यूट हों, मेरे इलाके में अच्छे कोचिंग सेंटर हों, मेरे इलाके में अच्छी इंडस्ट्रीज आए, मेरे इलाके के लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिले। तो ये चीज़ें तो हैं ही साथ साथ। दूसरी बात, उस बच्चे ने ये बताया कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, तो मैंने भी एक लोगों के बीच में सवाल छेड़ दिया कि भाई हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो। हमारा जनप्रतिनिधि का चुनाव कल भी जनता ने करना है, और आज भी गाँव के हुक्के से, गाँव की चौपालों से, गांव की गलियों से निकल के नाम आए कि फलां व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, समाज की अच्छी सेवा कर रहा है, और
फलां व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो ऐसे इलाके का जरूर विकास होगा। तो ये मैंने एक नया विषय छेड़ा। एक आखिरी सवाल कि क्योंकि आप ऐसे मुख्यमंत्री के साथ में काम किया जो बड़े ही आदर्श माने जाते हैं, और जब वो सीएम बने थे खट्टर साहब, तो उनके घर की एक तस्वीर छपी थी जो आप बहुत चर्चित रही, जिनके जो जंगला चौखट है उस पर एक जो यूरिया का कट्टा का जो होता है वो खाली उस पर लगा हुआ था, मिट्टी पड़ी हुई थी घर में। बहरहाल अपना आप आदर्श, ये प्रेरणा जो जनता की सेवा करने की आई है वो कहाँ से मिली? देखिए, मैं 1997 से संघ के संपर्क में था। परिवार हमारा जो है, मेरे पिताजी समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। गांव-गांव में घूम के लोगों की सेवा करना, ये मैंने मेरे पिताश्री से सीखा। उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के सामाजिक कार्यों में ले जाना शुरू किया, और ऐसे करते करते मैं संघ की शाखा गांव में लगाने लगा और संघ का विद्यार्थी विस्तारक हो गया। 10th पास करते ही मैं 11th में आया, 12th में आया, तो मैंने संघ में विद्यार्थी विस्तारक के नाते काम किया। तो इसी बीच माननीय मनोहर लाल जी से मुलाकात मिलना हुआ। उन्होंने कहा कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करो, और पार्टी देश प्रदेश की सेवा करती है। तो हमें उस समय माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के संगठन मंत्री होते थे, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का पूर्णकालिक कार्यकर्ता हो गया। और मेरा सौभाग्य देखिए, माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी जो आज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने मुझे कंप्यूटर की टाइपिंग तक सिखाई, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि उस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी मोदी उस समय हरियाणा के प्रभारी होते थे। तो संयोग देखिए, तो बहुत एक जिन लोगों के साथ, जिन लोगों की उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा, आज वो देश में प्रदेश में सर्वोच्च स्थानों पे हैं। इससे बढ़ के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए क्या खुशी हो सकती है। तो मैं बहुत इस बात से बहुत खुश हूँ, और पार्टी जहाँ भी ड्यूटी लगाएगी एक कार्यकर्ता के नाते मैं काम करूँगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, बिना भ्रष्टाचार के कैसे राजनीति संभव हो सकती है, ये माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा में करके दिखाया है कि राजनीति सिद्धांतों पे चल के भी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, चाहे लोग इसको आज ना माने, लेकिन बिना भ्रष्टाचार के एक सिद्धांत की राजनीति कैसे की जा सकती है, वो एक माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा में उदाहरण पेश कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और सबसे बड़ी बात अग्रिम शुभकामनाएं आपको कि जिस हिसाब से जनता की मांग है और जिस हिसाब से आप सक्रिय राजनीति में हैं, तो उस हिसाब से मौका मिले, और अग्रिम बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।